नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी, यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। सतोलॉजी विपरीत है मिथोलॉजी का। अब चलते हैं रशिया के ऊपर, कालिनिनग्राद। मैंने आपको बोला था कि 2 दिन लगते हैं किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए, क्योंकि जो सडन इवेंट्स होते हैं प्रेडिक्शन तो हमको पता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब अमेरिकन इकॉनमी नीचे जाएगी तो दुनिया में कलेश मचेगा, क्योंकि सब लोग डिपेंडेंट थे और सब लोग अपने अपने रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। अमेरिका जो है एक तरीके से ग्लोबल पुलिस फोर्स की जैसा भी काम कर रहा था। वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट भी करता था, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करता था। देखिए क्या होता है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं समाज में, इंक्लूडिंग जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि इस्लामिज़म की, कैथोलिसिज्म की और ये क्रिश्चियनिज्म की, ये सब क्रिएट की जाती हैं। ये कोई वैसा नहीं है जैसे कि हम लोग को एक दुखद घटना सुनने को मिल रही है, तिब्बत में डैम फटा या कुछ पानी वहाँ से अर्थक्वेक आया और पानी वहाँ से लीक हुआ और एक गांव बहा गया, 1000 लोग मर गए नेपाल में, और भारतीय सरकार मदद भी कर रही है और बहुत सारा नेपाल में मदद पहुंच भी रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप तिब्बत के एरिया में कोई डैम नहीं, जो वहाँ की नेचुरल लेक्स है वही डैम है। आप वहाँ पे अलग से डैम बनाएंगे तो ये सब होगा, और इसके लिए नेपाल को चीन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि आप नेपाल में डैम कैसे बना रहे हैं, कहीं पर भी और तिब्बत में डैम नहीं बनाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये एक अलग ही घटना है जो कालिनिनग्राद में हो रही है। कालिनिनग्राद जो है एक आइसोलेटेड है एरिया, उसका मैप आपके वीडियोस पे आ रहा है, और वो जो मैप है वो कालिनिनग्राद का जो मैप है वो अलग से आपको दिख रहा है, और उसमें एक छोटा सा एरिया है जो कटा हुआ है, सब जगहों से कटा हुआ है, और उस एरिया जो है रशियन प्रेजेंस है। आपको पता होगा 91 में जब डिविजन्स किए गए लैंड्स के, तो वो एरिया थोड़ा सा कटा हुआ है, ऊपर से फिनलैंड से घिरा हुआ है, फिर नीचे से उसका जो बॉर्डर लगता है पोलैंड के साथ लगता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड, और वहाँ पे ब्रिटिश फ्लाइट्स चल रही हैं बहुत सारी, जो ब्रिटिश रिकनेंस फ्लाइट्स होती हैं वहाँ चल रही हैं। और ये शुरू से ही एक थ्रेट था रशिया के लिए कि वो लोग कालिनिनग्राद जो कि मेजर ऑयल टर्मिनल है उसको वो आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके ईस्ट में ही आपको लिथुआनिया और ये सब जगह मिल जाएंगी। तो ये एक यू ऑल नो कि ये एक साजिश भी है और एक रियलिटी भी है कि भाई ये जो मैप्स हैं इनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली वो मैप दिखा रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और वो आपको दिखाई देगा मेरे राइट साइड पे, आपको मैप्स दिखाई देंगे वो वाले। तो वो जो कालिनिनग्राद का जो एरिया है वो लॉन्ग कंटेस्टेड एरिया है। वो एक तरीके से उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मिलिटरीली, क्योंकि बेलारूस और वो दोनों उसको अटैक करेंगे, बेलारूस और वो दोनों उसको आक्रमण करेंगे ना। वो एरिया है पोलैंड से घिरा हुआ है, पोलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है, फिर बेलारूस के नॉर्थ वेस्ट में है, और फिर उसके बाद वो आता है लिथुआनिया के ईस्ट में, ये एरिया है वो। और उसमें कहीं पे भी आपको एक्सेप्शन नहीं दिखना चाहिए कि रूस अटैक नहीं करेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टीम गई थी, चीफ रैटक्लिफ गए और वहाँ पे उन्होंने चेकआउट किया, डायरेक्टर ऑफ सीआईए गए, उन्होंने चेक किया उसको, तो उनको एक चीज़ पता लगी कि रशिया ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि अब वो कॉन्फ्लिक्ट को देख नहीं सकते। ये बाल्टिक सी है, उसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लिथुआनिया है, साउथ में पोलैंड है, और लिथुआनिया और लाटविया इनका पुराना एग्रीमेंट है रशिया के साथ कि दे कैन लेट इट यूज। उसके पास से बेलारूसियन टेरिटरी भी जाती है, तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया। और यहाँ पे ब्रिटिश फ्लाइट्स चल रही हैं, और ब्रिटिश ने अभी स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है यूक्रेन को दी है, जिससे कि यूक्रेन अब सीधा मॉस्को पे अटैक कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, एनीथिंग लॉन्गर देन 1000 किलोमीटर्स इज लॉन्ग रेंज मिसाइल अकॉर्डिंग टू देम। हमारा तो केस अलग होता है, लेकिन कितनी मिसाइल्स है हमारे पास वो हम लोग को आज ऑलरेडी दुष्यंत सर ने बताया कि कितनी है, काउंटिंग नंबर्स मैटर्स। ओके, तो बट स्टिल नॉनदलेस ये है सीन इसका। तो नाउ यहाँ पे एस्केलेशन चल रहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ किए गए तो यहाँ पे अब रशिया को टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज सारे साधन टूट चुके हैं।
अगर वो न्यूक्स नहीं यूज़ करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। अभी 5 साल से चल रहा है, फिर इसको 10 साल बन जाएंगे, 11 साल बन जाएंगे। यही तो स्ट्रैटेजी है पूरी अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की। अब यहाँ पे कैटलिस्ट है ब्रिटेन। आपको पता है किस तरह ब्रिटेन ने, आपको ये पर्ल हार्बर का इंसिडेंट याद होगा, जापान को एक इंटेलिजेंस दी थी कि यहाँ पे हवाई में जो जापानीज जो पर्ल हार्बर बेस है, ये रेस्टिंग बेस है, सब लोग आराम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो जैसे ही जापान को इंटेलिजेंस मिली, उसने ऑपरेशन किया पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद उसके बाद अमेरिका कूद पड़ा युद्ध में फुल फ्लैश्ड। फिर आपको मालूम है पर्ल हार्बर का बदला उसने कैसे लिया। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी। पहले टोक्यो पे गिराने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उनका टोक्यो वाला प्लान कैंसिल हुआ और उन्होंने एबोला के करके बॉम्ब जो गिराया, उन्होंने गिराया कहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी। 2 बॉम्ब गिराए उन्होंने, वो उन्होंने टेस्टिंग किया था। अब ये जो सिनेरियो ये भी वैसे ही बनता जा रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद मैसिव अटैक। अब आप देखिए, रशिया इज ऑन फुल मिलिट्री अलर्ट, बेलारूस इज ऑन फुल मिलिट्री अलर्ट, पोलैंड इज ऑन फुल मिलिट्री अलर्ट, ब्रिटेन इज गेटिंग इनटू फुल मिलिट्री अलर्ट, और सब कुछ ब्रिटेन का किया धरा है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी जब तक ब्रिटेन एक पार्ट था युद्ध का, उसको हम यूरोपियन वॉर 1 बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ब्रिटेन एक कॉमन पार्ट था और इंस्टिगेटर था। और आपको पता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर जो अटैक्स हुए इराक में, ब्रिटेन वाज एन इक्वल पार्ट इन दैट, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा था। साथ में ये कंट्रीज ऐसी हैं कि आपके जो प्रोमिनेंट अपोजिशन होगा उसको शेल्टर देती है हमेशा। देखिए, हम साम दाम भेद दंड की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसको पालन नहीं करते। ये कंट्रीज सारी पालन करती हैं, साम दाम भेद दंड। तो साम दाम भेद दंड, अभी भी अगर जितना भी हम गाली दे लें यूके को, यूके इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर बोथ पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस। इसमें आप जो कुछ भी बोल लें, आप भारत के एलिट को देख लीजिए, जो गवर्निंग एलिट है, सबका एक बेस यूके में भी है, और गवर्निंग एलिट जो भारत का है या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, उन तीनों का कनेक्शन लंदन से बहुत ज़्यादा है फॉर वॉट एवर रीज़न। जबकि वो नाला है, उसको देख के अजीब सा लगता है, वो देश वेदर अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं मजाक बनाता हूँ कि व्हेन एन अमेरिकन इज कॉन्स्टिपेटेड ही साउंड्स ब्रिटिश। सेम सिनेरियो होता है यूएस के लिए भी। यूएस चाहे कितना भी कर ले भारत में, एक खास एलिट वर्ग है, उनके सारे बच्चे भारत में अमेरिका में पढ़ते हैं। मैंने अपने किसी पिछले शो में बोला था, जिसके भी एक्टिव जो ड्यूटी ऑफिसर्स हैं भारत के, जिसके भी बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हो, उसको सर्विस से नेशनल सिक्योरिटी कारण से आप निकाल दीजिए। आपको चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मिनिस्टर हो चाहे नहीं हो, यू कैन बिकम एडवाइजर बन जाए, वो एडवाइजरी काउंसिल बन जाए, एंड समबडी एल्स जिसका कोई संबंध नहीं किसी देशों से, वो लोग मंत्री रहें या वो लोग आईएएस ऑफिसर रहें, बाकी सबको डिमोट कर दिया जाए, है ना। कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हो, उसको डिमोट करके जॉइंट सेक्रेटरी या उसको कोई डिमोशन इतना दिया जाए कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिव पॉलिसी मेकिंग। ये किया जाए तो सब सुधर जाएगा, है ना। आईएफएस या इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके जितने भी ऑफिस जो भारतीय सरकार के लिए काम करते हैं, उनका कोई भी रिश्तेदार फॉरेन में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी नहीं, दूर दूर तक। इमीडिएट तो डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर कोई सेकंड या थर्ड क्लोज रिलेटिव हो जाए तो उस पर उसको डिमोशन दे दिया जाए और उसको एडवाइज़र बना दिया जाए। ठीक है, आप एडवाइस करो, आपका एक्सपीरियंस है, आप एडवाइस करो, बस आपके हम एडवाइस लेंगे, उसके लिए पैसा देंगे आपको। तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज यही करती हैं। इन्होंने यूक्रेन के भी सारे डिसिडेंट्स को लिया, यूके ने, यूएस ने भी लिया बड़ी संख्या में, फिर उसने रशिया के भी बहुत सारे लिए डिसिडेंट्स को लिया। दुनिया भर के डिसिडेंट्स इन्होंने इकट्ठा कर लिए, कहाँ पे, यूके में और यूएस में। अब क्या करोगे? सो सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, नाइजीरिया के जो अपोजिशन मेंबर्स है वो भी इधर है, श्रीलंका का अपोजिशन वो भी इधर है। आप कोई भी देश के किसी भी अपोजिशन को देख लो, जो टेंजिबल अपोजिशन है, उसका एक बेस या तो यूके होगा या यूएसए होगा। यूरोप का तो कोई पूछता नहीं है, बट इन दोनों कंट्रीज का जरूर होगा।
चाहे किसी भी पार्ट में हो, चाहे किसी भी एरिया में हो। आप मेहुल चौकसी को देखो, कहाँ पे उसने पैसा अपना, सॉरी नाम में आई विल डिलीट दैट नेम, बट एनीवे, वो जो भी अब केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केस, जो भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट केसेस में, एक रिप्रेजेंटेटिव उसका हमेशा अमेरिका में होगा या यूके में होगा। इस तरह उसको साम दाम बेद दंड अब इसी तरह क्रिएट किया जाता है। आप क्लासिकल केस देते हो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का, और उसके बाद जो भी तारिक आया, दोनों के दोनों ही फॉरेन से है, दोनों के दोनों ही फॉरेन से है, और उनको लाया गया, एक यूके से लाया गया, एक को यूएस से लाया गया, और वापस वहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जा रही है, और इनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ये पुराना खेल है, इसको बोलते हैं साम दाम बेद दंड। भारत ने कोई यूज़ किया नहीं, हम तो अभी भी कॉलोनाइजेशन की बातें करते हैं। हमारे मिनिस्टर तो पेरिस के प्रोनाउंसिएशन पर ही बड़ा गर्व फील करते हैं, परी परी कौन यार पेरिस है, उसको बोलो भाई भोगांव बात न करो यार, भोगांव का नाम लो भारत का, या फिर पिपरी चिंचवाड़ को बोल के देखो, चिंचवाड़ क्रूल है, वो परी पेरिस को परी। तो ये इस तरह का चलता है, वेरी एलिटिस्ट क्राउड होता है ये शराब के गिलासों पे बात करते हैं। अब यूक्रेन का भी यही हाल है, बेलारूस का भी यही हाल है, रशिया का भी यही हालत है। लाइक वेरी स्मार्टली दीस गाइस ऐसे ऐसे नचाते हैं जैसे कि वो ओन करते हैं आपको। और अब रशिया के पास देखिए, उसको दिल से सोच रहा है, ये दिल से नहीं सोच रहे हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स है। मैंने को क्या बताया था, एंग्लो सैक्सन ये मिलिट्री के तरीके से सोचते हैं, मिलिट्री के तरीके से काम करते हैं। हम लोग रिएक्ट ही करते रहते हैं 24 घंटा, इनकी न्यूज़ आइटम्स चलती है, इनका सोशल मीडिया चलता है, इनका ये चलता है, इनका वो चलता है। मतलब समझ में नहीं आता है कि हम डीकॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि डीकॉलोनाइजेशन एक्चुअली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीकॉलोनाइजेशन जो होता है सिर्फ भगवत गीता के माध्यम से होता है। भगवत गीता, रामायण, महाभारत आपको डीकॉलोनाइज कर दिया, उसके अलावा कोई नहीं करता। भगवान का नाम, हरिनाम और भगवत गीता, दिस इज द ओनली थिंग्स डीकॉलोनाइज यू। बाकी सब कॉलोनाइजेशन के लिए, बाइबल है, कुरान है, ये सब के सब कॉलोनाइजेशन की बुक्स है। कॉलोनाइजेशन का मतलब आपके स्वभाव के विपरीत है, ये स्वभाव के विपरीत है, मनुष्य जीवन के स्वभाव के विपरीत है। मनुष्य जीवन अगर नेचुरल जो मनुष्य जीवन होगा, जो लॉजिकल माइंड होगा, उसको कर्म पे ध्यान होगा, भाई मेरे कर्म खराब ना हो, ठीक है, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये नेचुरल लॉजिकल है कि तुम दूसरों को खराब करोगे तुम्हारा भी खराब होगा, दूसरों को मारोगे तुम्हें ही मारा जाएगा। ये नेचुरल लॉजिकल आउटपुट है मनुष्य का। तो नेचुरली में तो सभी लोग सनातनी हैं, लेकिन इनको इन्हीं सारे रिलीजन्स ने कॉलोनाइज करके रखा हुआ है। इन रिलीजन को बाहर फेंक देंगे, वही आप सनातनी बन जाएंगे धीरे धीरे। तो सूर्य में विश्वास हो जाएगा, गर्मी दे रहा है भाई, लॉजिकल, आपको आंखों से भी दिखता है, फील भी होता है। वायु में विश्वास होगा, आपको फील होता है, अच्छी अच्छी ठंडी हवा चलती है तो आपको फील होता है। पानी आप स्वच्छ पियेंगे तो उसमें विश्वास होता है, भाई पानी आप पी रहे हो। बट ये सारी जो सोसाइटीज हैं असली नकली पे चलती है। तो कालिनिनग्राद की यही स्टोरी है कि रशियन से, अब रशिया कोई ऐसा नहीं कि रशिया भी साफ सुथरा है, ओके, गाइस बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। भारत इज द मोस्ट क्लीनेस्ट गवर्नमेंट, बिलीव मी, इन द वर्ल्ड, क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा साफ सुथरे हैं, कंपैरेटिवली। शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे हम भी गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भी पालन तो करते नहीं, यूज करते हैं। हम हिंदुत्ववादी हैं, फॉलो क्या करते हो भाई? अगर हिंदुत्ववादी हो तो राम का जप करो, कृष्ण का जप करो, बोलने से क्या फायदा? किसी को बोलने की जरूरत तो नहीं है, आप बोलो, आप जप करो, आप नाम लो, भगवान का नाम करो, हरि नाम लो। लेकिन हम भी तो कंपैरेबल है। अब कालिनिनग्राद की क्या स्टोरी है कि कालिनिनग्राद ऊपर से नीचे तक है पूरा फंसा हुआ। अब वहां पे जो वहां पे मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट है वो बड़ा खतरनाक है। मिसाइल डिप्लॉयमेंट इज वेरी डेंजरस। अब देखिए फिनलैंड आ गया ऊपर, फिनलैंड आया, फिनलैंड ने जो किया, मुर्मांस्क, सेंट पीटर्सबर्ग के थोड़ा ऊपर 1340 किलोमीटर का बॉर्डर है, और वो रशियन फोर्सेस रीडिप्लॉय नहीं है, रशियन फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और 5 लाख का एडिशनल बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ कैलामिटी। और 5 लाख सोल्जर्स विद मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न वेपन्स एंड मॉडर्न आर्टिलरी एंड प्लस न्यूक्लियर वेपन्स, इट विल बी ए डेंजरस फोर्स। तो जर्मनी क्या बोल रहा है कि मैं यूके के साथ और फ्रांस के साथ मिलकर अपना न्यूक्लियर शील्ड बनाऊं, क्योंकि अमेरिका की शील्ड को कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तो मतलब अमेरिकन एग्जिट फ्रॉम नेटो इज कंफर्म्ड।
वो नहीं रिलाई कर रहे। जब तक अमेरिका पैसे प्रिंट कर रहा था, दे रहा था, तब तक सब ठीक है। जब पैसे गए, दोस्ती भी गई, सब भाईचारा भी गया। ये सब फ्रेंड्स इन गुड वेदर थे। तो when the weather turns bad, everybody is on its own। समझे आप? जब मौसम बदला, समुद्र में आप सब अपने आप हो, अकेले हो, आप अपनी जान बचा लो। तो फिनलैंड भी अब बात कर रहा है, हम इनके साथ, बट ये रशिया के साथ क्यों नहीं मिलते? आपने सोचा नहीं कभी भी? अच्छा, कल जो वेटिकन का जो रिप्रेजेंटेटिव गया था मॉस्को में, उसने तुरंत सुबह उठ के ट्रम्प को फोन करता है, ट्रम्प को अपडेट देता है, बोलता है कि भाई रशिया पूरी तरह से रेडी है। पुतिन को भी इंफॉर्मेशन मिल गया। सीआईए चीफ ने पेट हेगसेथ के साथ मिलके और सीआईए चीफ पीट हेगसेथ, पेंटागन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, ट्रम्प के साथ मीटिंग इमरजेंसी कि भाई ये सीन बदल रहा है वहाँ पे, हमारा गेम सब चलेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट आ चुकी है। वो सोच रहे थे न्यूक्लियर थ्रेट। अब न्यूक्लियर वेपन्स पे एक अलग ही कंट्रोवर्सी है। कोई जो इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन ये मानता ही नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसमें मैं बाद में आऊँगा कभी, और आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सभी ने इसके बारे में बहुत बात किया है, लेकिन अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्रेडिबिलिटी आनी शुरू हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च में हूँ, तो मैंने देखा कि सारे न्यूक्लियर वेपन्स का जो फ्यूजन मटेरियल है, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, एक्चुअलिटी कुछ और है। जैसे वियतनाम में डिप्लीटेड न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए थे, इराक वॉर में डिप्लीटेड न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए थे, अफगानिस्तान में यूज़ किए गए थे। ओके, तो ऐसा नहीं कि अभी तक यूज़ नहीं हुए। देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर दीज वेपन्स हैव बीन यूज्ड। लेकिन स्टोरी कुछ और है, इस पे हम अलग शो बनाएंगे एंड आई विल अपडेट यू ऑन दैट। तो नाउ दिस होल इंसिडेंट इज द होल इंसिडेंट, ये एक स्पार्क के जैसे काम कर रहा है कि ये इग्नाइट कर रहा है एक दूसरे तरीके के डर को। वो डर क्या है? और वो डर ये है कि अगर यूक्रेन में और बाकी जगह पे टैक्टिकल न्यूक्लियर्स यूज हुए और उस जगह की जमीन का नेचर बदल गया, मतलब कि उपजाऊ नहीं रही वो जमीन, तब ये भयंकर उत्पात मचाएगी पूरे विश्व में, भोजन के लिए, बाकी अवस्था के लिए, सबके लिए भयंकर उत्पात मचाएगी। और वो उत्पात जो है वो इतना भयंकर होगा कि आप और मैं उसको झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि भोजन की कमी, यूरिया की कमी, बाकी खाने पीने की कमी, यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। और ये सबसे बड़ा डर है इन सब देशों को, और ये यूरोप में भुखमरी लेकर आएगी। और इसीलिए इन्होंने ये सारे के सारे जो मुसलमान इमिग्रेंट्स लेकर आए थे, इन सबको फोर्स किया जाएगा, क्योंकि इन सबको टैग है, ये सब लोग टैग हैं कि आप शस्त्र पकड़ो और जाओ बॉर्डर पे। और जब वो लोग बॉर्डर से वापस आएंगे विद ऑल द ट्रेनिंग एंड द वेपन्स, फिर अब यूरोप में शुरू होगा भयंकर उत्पात, और फिर होगा क्लेंजिंग बाय द यूरोपियंस, वाइट यूरोपियंस। ये अब सिचुएशन अब रियल लग रही है। तो नाउ मुझे लगता है अगर रशिया इस समय झुक गया, ये खाली धमकी नहीं हुई या रशिया ने इस पे एक्ट नहीं किया, उसके बाद ये रशिया को तोड़ने में काबिल हो जाएंगे एंड पुतिन का फ्यूचर बड़े खतरे में होगा। अगर ये तोड़ नहीं पाए और रशिया ने उसको न्यूक्स यूज कर दिए, उसके बाद ये युद्ध समाप्ति की तरफ जाएगा और परमानेंट पीस लौट के वापस आएगी। इफ द रिलीजियस लीडर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, सबको मालूम है क्या है, रोम को वहां से मूव करना पड़ेगा, रोम विल नॉट बी देयर, तो क्योंकि रेडिएशन जो है पॉपुलेशन खाली कर देगी इस जगह की। ओके, तो ये है सिविलाइजेशनल थ्रेट कि किसी पार्ट में यूज करो, चाहे यूक्रेन में यूज करो, चाहे उधर यूज करो। यूक्रेन में यूज करोगे तो टर्की भी अफेक्ट होगा, उधर यूज करोगे तो पूरी की पूरी सेंट्रल यूरोप की पॉपुलेशन गायब हो सकती है। और ये लोग ऐसे हैं, यूके और ये वाले लोग, कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं फॉर देयर विक्ट्री, क्योंकि इनका रूल तो कोई और कर रहा है। इनको तो बिजनेसमैन से कंट्रोल है पूरा, और तो बिजनेसमैन अपने दे डोंट केयर पॉपुलेशन कुछ जाए या ना जाए, सबकी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये लोग जो है वो दे डोंट केयर। तो ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। और मिलिट्रीज जो है हर तरफ से एक्टिव है। जर्मनी इज ऑन स्टैंड बाय, बेलारूस ऑन स्टैंड बाय, रशिया इज ऑन स्टैंड बाय, फिनलैंड इज ऑन स्टैंड बाय, पोलैंड इज ऑन स्टैंड बाय, स्विट्स गार्ड्स आर ऑन स्टैंड बाय, यूके इज रेडी। यूके ने इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है।
क्योंकि यूके विल बी अ टोस्ट, और ये करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा फॉर ऑल द नॉनसेंस दे हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, दे विल बी ए परमानेंट वे आउट। इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में दे विल बी ए इजराइल एक्सपेंशन in many areas, not just around today's Israel, but in Argentina, in Central Europe, in Albania, in other parts of South America. Huge expansion. Argentinian government बिक चुकी है to give land to the Jews. तो वो लोग अपना वापस वो जीवन शुरू करेंगे, एंड दे विल सी लार्ज जूइश सेटलमेंट्स इन उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ऑल दोज एरियाज। आप वो देखेंगे बढ़ते हुए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैंने आपको पूरा जो इंसिडेंट है समझा दिया, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है और ये चल क्या रहा है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। कहीं पे आके, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें सारी यूक्रेन की तरफ और निशाना है अर्जेंटीना की तरफ या बाकी सेटलमेंट्स की तरफ, ठीक है। और ये सारा प्लान किया जा रहा है। आपको लगता क्यों है कि हमेशा यूके लगा ही रहता है युद्ध करने में? क्योंकि उसको फोर्स किया जाता है। यूके गवर्नमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट, क्योंकि वो ओरिजिनल अदृश्य राज्य है, वो बना था कैथोलिसिज्म को मारने के लिए, क्योंकि वो ज्यूज के दुश्मन थे, है ना। अब अभी दोनों ही कंट्रोल किए जाते हैं पैसे से ज़्यादा। तो जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है और उसका आउटकम यही होने वाला है बस, है ना। भारत सेफ है इस सब एरिया में, क्योंकि भारत को वो लोग कुछ समझते ही नहीं है। इट्स जस्ट ए लार्ज कंज्यूमर बेस। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और मिलते हैं फिर अगले शो तक। नमस्ते, जय जगन्नाथ।